नमस्कार स्टूडेंट्स। कल अपने जो वीडियो नंबर था वो अपना था 50 नंबर वीडियो। आज अपने जो करने जा रहे हैं कोर डेटा के अंदर 51 नंबर वीडियो जो है वो करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 51 जो कि बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए सिलेबस में है। अब देखिएगा, जो अपने प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर अपने डिस्कस कर रहे थे सेंस ऑर्गन्स ऑफ हर्डवानिया, यानी हर्डवानिया के जो ज्ञानेंद्रिय उनकी बात कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने आपको जो मुख्यतः आपको बता दिया था कि ये ज्ञानेंद्रिय इसमें पाई जाती है, जिसमें फोटो रिसेप्टर, टैंगो रिसेप्टर जैसी ज्ञानेंद्रियाँ इसमें पाई जाती है। उसके अलावा अपने बात कर रहे थे दो ज्ञानेंद्रियाँ और रह जाती है, जिसमें एक टेंटिकल आता है। टेंटिकल्स आपको बताया था कि 64 होते हैं संख्या में, और जो कि 3 आकार के होते हैं, 5 mm लंबे, 2.5 mm लंबे और 1.5 mm लंबे। ये टेंटिकल्स जो होते हैं वो ब्रैंकियल साइफन के आधार भाग में प्री ब्रैंकियल जोन से ठीक पहले स्थित होते हैं, और ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि एक छल्लीनुमा संरचना बन जाती है, जो कि ब्रैंकियल साइफन से जो जल अंदर प्रवेश करता है उस साइफन के साथ जो जल आता है उसको छानने का काम करते हैं। हालांकि प्री ब्रैंकियल जो क्षेत्र है उसके अंदर पेरिफेरेंजियल जो बेंट होता है उसके अंदर भी सीलिया पाए जाते हैं, वो भी जल को छानने का काम करते हैं, परंतु उनसे पहले ये जो टेंटिकल्स होते हैं ये भी छानने का कार्य करते हैं। उसके अलावा डोर्सल ट्रबिकली आपको बताया था पृष्ठगुलिका जो होती है ये पेरिफेरेंजियल जो बैंड होते हैं उसके और डोर्सल लैमिना के क्या होते हैं, दोनों के जुड़ने के वाले स्थान पर पाई जाती है। आपको बताया था जैसे ये अपनी प्री ब्रैंकियल जोन और ये पेरिफेरेंजियल बैंड है। और ये डोर्सल लैमिना होता है यहाँ इस जगह। इस जगह क्या पाई जाती है, डोर्सल ट्रबिकुली पाई जाती है, तो डोर्सल ट्रबिकली इस जगह पाई जाती है। और डोर्सल ट्रबिकली जो होती है इसके दोनों सिरे जो है वो घुमावदार होते हैं, घुंडीनुमा होते हैं, और ये डोर्सल जो ट्रबिकली ये क्या करती है कि जो जल यहाँ से प्रवेश करता है ब्रैंकियल साइफन से होकर के, उस ब्रैंकियल साइफन से प्रवेश करने वाले जल को क्या करती है, रासायनिक जांच करती है कि वो जल लेने योग्य है या पीने योग्य है या नहीं, या उसके साथ में जो अपने ये कह सकते हैं कि जो जल अंदर प्रवेश कर रहे हैं उसको रासायनिक जांच के साथ साथ उसको सूंघने का कार्य भी करती है। अब यदि जल लेने योग्य नहीं है तो उसको यहीं से वापस रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये इसका दूसरा जो है रिसेप्टर है, कौन सा, डोर्सल ट्रबिकली या पृष्ठगुलिका जिसको कहते हैं, पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो इसका और लास्ट जो इसका सिस्टम है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जननतंत्र की यदि हम बात करें या रिप्रोडक्टिव साइकिल सिस्टम की यदि हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है विकसित प्रकार का होता है इसमें, और ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये इसके अंदर नर के रूप में इसमें या नरियों कह सकते हैं नर जननांग के रूप में वर्षण पाए जाते हैं, और मादा जननांग के रूप में क्या पाए जाते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं। ये एक उभयलिंगी जंतु होता है, हर्माफ्रोडाइट जंतु होता है। उभयलिंगी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक ही जंतु के अंदर नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। उसके अलावा इनकी यदि हम बात करें जननांगों की, तो ये जो दोनों जननांग जो है वो मेंटल के अंदर पाए जाते हैं, और जो एट्रियल कैविटी होती है उस गुहा के अंदर उभरे होते हैं। और ये दाहिना जो यानी राइट अपना इसका गोनाड होता है वो पेरिकार्डियम के ठीक समानांतर और पृष्ठ और स्थित, जबकि जो लेफ्ट गोनाड होता है वो इंटेस्टाइनल जो लूप होता है उसके क्या होता है, पास में स्थित होता है। यानी कि राइट गोनाड जो है वो तो इसके पेरिकार्डियम के समानांतर होता है, और जो इसका लेफ्ट जो गोनाड होता है वो कहाँ स्थित होता है, इसके इंटेस्टाइनल लूप। जैसे अपने स्ट्रक्चर बनाई भी थी, इसके स्ट्रक्चर की थोड़ी बात करें अपने,
इस तरह से स्थित होता है। ये इसका पेरिकार्डियम अपना यानी इसका हार्ट होता है। ये क्या इसका पेरिकार्डियम, और ये क्या इसका राइट गोनाड है। ये इंटेस्टाइनल लूप पे आपको ध्यान होना चाहिए, इंटेस्टाइनल लूप, जिसमें ये कौन सा इसका लेफ्ट गोनाड, इसका क्या है लेफ्ट गोनाड। ये एनएस है इसकी, आपको ये बताइए, ये रेक्टम है इसका, हम पूरा यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। तो ये 2 गोनाड पाए जाते हैं, राइट गोनाड यानी राइट जननांग। अब मैं फिर बता रहा हूँ, हर्माफ्रोडाइट जंतु हैं यानी उभयलिंगी जंतु, और उभयलिंगी जंतु होने के कारण इसके जो नर और मादा दोनों जननांग जो होते हैं वो एक साथ ही स्थित होते हैं। और एक साथ स्थित होने के कारण क्या होता है, ये पास इनके जब स्ट्रक्चर अपने बनाएंगे तो दोनों को साथ में अपने बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्षण और अंडाशय बोलने की बजाय हमने क्या नाम दे दिया, यहाँ पर गोनाड नाम दे दिया। गोनाड का मतलब जननांग, और जननांग क्यों क्या है, क्योंकि ये उभयलिंगी जंतु, इसलिए जननांग शब्द जैसे बोलेंगे तो यहाँ पर उसका नर का वर्षण और मादा का अंडाशय दोनों का जिक्र हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर होते हैं एक जोड़ी जननांग, यानी एक जोड़ी का मतलब कितने होते हैं, 2 जननांग होते हैं। दोनों की जो पोजीशन है, राइट जो जननांग या गोनाड जो है वो कहाँ पर स्थित होता है, पेरिकार्डियम के समानांतर इस जगह होता है। और जो लेफ्ट गोनाड जो होता है वो इंटेस्टाइनल लूप यानी इंटेस्टाइन इस प्रकार से मुड़ी हुई होती है, उसके ठीक यहाँ पर क्या है स्थित होता है इस एरिया के अंदर। तो ये कौन सा लेफ्ट गोनाड। अब देखिएगा गोनाड्स की यदि हम बात करें तो इसका जो एक गोनाड जो है, यानी इसकी कोई एक की बात कर ले, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, लगभग लंबाई जो होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई इसकी होती है 1 सेंटीमीटर, और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है मोटा होता है। और ये क्या होता है कि प्रत्येक गोनाड जो होता है मोटा होता है, एलोंगेटेड यानी दीर्घ होता है, और पालियों के अंदर बंटा हुआ होता है। पालियां का मतलब ये लोब्स जैसे मैंने बनाई है ना, अभी देखिएगा इस तरह से मैंने बड़ा इसका भी डायग्राम मैंने इस तरह से पालियों में क्या होता है बंटा होता है। इन पालियों के अंदर ही क्या होता है, इसके आधार भाग पर तो इसका अंडाशय स्थित होता है, और ऊपर की ओर क्या स्थित होता है, इसका वर्षण स्थित होता है। क्या स्थित होता है, इसका वर्षण स्थित होता है। तो ये जो पालियाँ हैं, ये पालियाँ ही प्रत्येक यूँ कह सकते हैं कि प्रत्येक गोनाड पालियों में बनता है, और पालियाँ जो होती हैं इनकी जो संख्या होती है वो लगभग 20 से 25 होती हैं। पाली कितनी होती है एक गोनाड के अंदर, 20 से 25 होती है। और जो पालियाँ होती है लगभग अर्धचंद्राकार क्षेत्र में या अर्धचंद्राकार आकार की होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो वर्षण होता है उस वर्षण के अंदर तो स्पर्मेटिक डक्ट पाई जाती है या ट्यूब्यूल्स पाई जाती है जो कि शुक्राणुओं का निर्माण करती है, और अंडाशय के अंदर क्या होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं जो कि अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। तो अब अपने इसकी थोड़े स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा इसका अपने बात कर लेते हैं लिख करके। तो सबसे पहले जनन तंत्र की बात करें तो कैसा जंतु है, उभयलिंगी जंतु है। कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, उभयलिंगी जंतु होता है अर्थात नर व मादा जननांग एक ही जंतु में स्थित होते हैं। आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इसमें से जो हर्डवानिया में से जो क्वेश्चन आता है वो डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे तो आता ही आता है। और साथ में अपने जब इसके लार्वा की बात करेंगे, इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। और मेटामॉर्फोसिस इसमें जंतुओं में 2 प्रकार का होता है, प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव। कौन कौन सा होता है, प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव। जैसे मेंढक के अंदर प्रोग्रेसिव होता है और हर्डवानिया के अंदर रिट्रोग्रेसिव होता है। तो वो जो लार्वा है उसके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होने के कारण इसकी यूँ कह सकते हैं कि जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको अपने देखेंगे आगे वीडियो डायग्राम। तो इसके अंदर कहने का मतलब ये कि जनन तंत्र में से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उभयलिंगी जंतु होता है जिसमें नर व मादा जननांग एक जंतु में क्या होते हैं स्थित होते हैं। उसके अलावा यदि इसमें बात करें, इसमें पर निषेचन होता है क्योंकि स्त्री पूर्वता पाई जाती है। अर्थात अब स्त्री पूर्वता क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। आपने केंचुआ पढ़ा है, केंचुए के अंदर आपने पढ़ा था पूर्वता पाई जाती है, और यहाँ पर क्या नाम है स्त्री पूर्वता। यदि कोई उभयलिंगी जंतु अगर होता है और उस उभयलिंगी जंतु के अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों स्थित होंगे, यदि वर्षण में शुक्राणु और अंडाशय में अंडाणु यदि उस जंतु में साथ साथ बनेंगे तो सब निषेचन होता है।
पर किसी उभयलिंगी जंतु में या तो शुक्राणु अंडे से पहले बन जाए या जो अंडा है वो शुक्राणु से पहले बन जाए, तो उस कंडीशन में उसमें स्वनिषेचन होने की संभावनाएं कम हो जाती है। उस कंडीशन में उसमें कौन सा निषेचन होता है? पर निषेचन होता है। अब देखिएगा, यदि कोई उभयलिंगी जंतु है उसके अंदर शुक्राणु पहले बने अंडा बाद में बने, तो वो घटना कहलाती है पूर्ण पूर्वता, जिसका उदाहरण आपने देखा है कैंचुआ। कैंचुए के अंदर आपने देखा था कि पूर्ण पूर्वता पाए जाने के कारण एक कैंचुआ अपने शुक्राणुओं को दूसरे कैंचुए की जो अपने कह सकते हैं शुक्रग्राहिका उसके अंदर त्याग देता है। और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं हर्डमानिया। तो हर्डमानिया भी उभयलिंगी जंतु है, परंतु इसके अंदर पर निषेचन पाया जाता है, स्व निषेचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्त्री पूर्वता पाई जाती है। और स्त्री पूर्वता पाए जाने का, या यूँ कह सकते हैं स्त्री पूर्वता की परिभाषा क्या है कि उभयलिंग जंतु होते हुए भी इसके अंदर अंडाणुओं का निर्माण शुक्राणुओं से पहले होता है, इसलिए इस घटना को हम स्त्री पूर्वता कहते हैं। अब स्त्री पूर्वता अगर पाई जाए तो स्व निषेचन इसमें नहीं हुआ, क्योंकि अंडे पहले विकसित हो जाते हैं। तो अंडे पहले विकसित होंगे तो इसलिए इनको क्या किया जाता है? शरीर के साथ जल से बाहर निकाल दिया जाता है। और इसके अंदर जो निषेचन होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि निषेचन जो इसके अंदर होता है वो कौन सा होता है? इसमें बाह्य निषेचन होता है। कौन सा होता है इसका? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब ये होता है कि इसका जो निषेचन है वो जल के अंदर होता है, और जल के अंदर निषेचन होने के कारण क्या है कि ये इसका निषेचन कौन सा कहलाता है? बाह्य निषेचन कहलाता है। तो ये इसकी क्या है? निषेचन से संबंधित विशेषता होती है। तो स्त्री पूर्वता पाई जाती है, अर्थात अंडाणु का निर्माण शुक्राणु से पहले होता है। निर्माण शुक्राणु से पहले होता है। ठीक है, तो ये घटना क्या कहलाती है? स्त्री पूर्वता कहलाती है। उसके अलावा इसके अंदर हम बात करें, इसमें बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन होता है। अब बाह्य निषेचन का मतलब जलीय जंतु में मोस्टली बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन में अंडे और शुक्राणु क्या किए जाते हैं? शरीर से बाहर जल में छोड़ दिए जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि जिस हर्डमानिया के अंदर स्त्री पूर्वता पाई जाएगी उसके अंदर क्या होगा? अंडाणुओं को अब छोड़ा कैसे जाएगा ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि नर अपने जो शुक्राणु हैं उनको क्या करता है कि एट्रियल कैविटी में छोड़ देता है। और एट्रियल कैविटी से जो जल एट्रियल साइफन में आता है, एट्रियल साइफन से होते हुए एट्रियल पोर से क्या निकलता है? बाहर निकल जाता है। तो उस जल के साथ ही क्या है? शुक्राणु अंडाणु बाहर निकल जाते हैं। यानी शुक्राणु और अंडाणु जो है एट्रियल पोर से जो बाहर निकलता हुआ जल है उसके साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। और शुक्राणु और अंडाणु को जो निषेचन की क्रिया होती है कहाँ होती है? जल के अंदर होती है। इसलिए कौन सा कहलाता है? ये बाह्य निषेचन कहलाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि प्रत्येक जो गोनाड होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? प्रत्येक जनद मेंटल में अंतःस्थापित होता है। अंतःस्थापित होता है। राइट गोनाड पेरिकार्डियम के समानांतर स्थित होता है। स्थित होता है, जबकि लेफ्ट गोनाड इंटेस्टाइनल लूप में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? इंटेस्टाइनल लूप में, जैसा कि वे अपने डायग्राम से देखा है। उसके अलावा यदि हम बात करें इसकी जो लंबाई है वो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है प्रत्येक गोनाड, और 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है? मोटा होता है। प्रत्येक जनद 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा व 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। मोटा होता है। ये इसकी क्या है? गोनाड की लंबाई चौड़ाई की बात करें। जैसे गोनाड अपने रफली बनाता हूँ मैं इसको, इस तरह से होता है। ये इस तरह से होता है। प्रत्येक गोनाड इस तरह से होता है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 3 से 4 सेंटीमीटर
चौड़ाई कितनी होती है 1 सेंटीमीटर और मोटाई जो होती है वो कितनी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अब प्रत्येक गोनार्ड जो है वो किस में बंटा होता है 20 से 25 अंडाकार पालियों में बंटा होता है। प्रत्येक जनद में 20 से 25 अंडाकार या अर्धचंद्राकार पालियां पाई जाती है। चंद्राकार पालियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है अर्धचंद्राकार पालियां पाई जाती है। कितनी होती है इनकी संख्या 20 से 25 अर्धचंद्राकार क्या होता है पालियां होती है, लगभग गुलाबी कलर की होती हैं। इनकी संख्या होती है 20 से 25 होती है। अब देखिएगा इसके अंदर यदि हम बात करें ये जो प्रत्येक पाली होती है क्या प्रत्येक पाली या लोब जो अपने कहते हैं पाली, प्रत्येक पाली जो है पाली उभयलिंगी होती है, अर्थात इसका बाहरी सिरा वर्षण की तरह कार्य करता है वह अंदर की ओर का सिरा अंडाशय की तरह कार्य करता है, अंडाशय की तरह कार्य करता है। अब जैसे ये पाली है, इस पाली को यदि मान ले 2 भागों में बांट ले तो ये जो एरिया अपने को दिख रहा है ये एरिया किसकी तरह कार्य करेगा टेस्टिस या वर्षण की तरह, और ये एरिया किसकी तरह कार्य करता है अंडाशय की तरह कार्य करता है। तो यानी प्रत्येक पाली उभयलिंगी होती है। अच्छा, पालियों के अंदर भी आप देख रहे हो कि ये मुख्य अक्ष होता है, इसका मेन अक्ष जो होता है मुख्य अक्ष के दोनों ओर ये पालियां 20 से 25 होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक निश्चित पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं, और जो ये पाली होती है जो अंतिम पाली होती है जो क्या होती है सबसे बड़ी होती है, और सेम के जो बीज होता है उसकी तरह क्या होती है अर्धचंद्राकार होती है। कौन सी पाली ये जो पाली होती है अंतिम। अब देखिएगा यानी प्रत्येक पाली वर्षण और अंडाशय की तरह क्या कर रही है कार्य कर रही है। अब देखिएगा कि जो पाली है उसके द्वारा जो है यूँ कह सकते हैं कि डक्ट से भी जुड़ी रहती है। डक्ट का मतलब ये हुआ कि देखिएगा अब यहाँ पर 2 तरह की नलिकाएं आपको दिख रही है 2 तरह की नलिकाएं दिख रही हैं। तो ये जो सिरा होता है यहाँ पर, ये सिरा जो होता है ये वाला, ये अगर अपने बात करें तो यहाँ आपको 2 नलिकाएं दिख रही है, एक तो ये रही और एक ये रही। ये नलिका जो है ये किसकी तरह कार्य करती है ओवेरियन यूँ कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब की तरह, और ये वासा डिफरेंस की तरह क्या कार्य करती है। अब देखिएगा कि अपने इसको थोड़ा डायग्राम में और डिटेल में बड़ा बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगी बात। तो जो नलिकाएं हैं थोड़ा सा ध्यान से देखें अपने इसमें, ये एरिया नीचे किसकी तरह कार्य कर रहा है ये अंडाशय की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह कार्य कर रहा है अंडाशय की तरह। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ये जो है ओवेरियन डक्टल होती है। ओवेरियन डक्टल जो है निकल करके किसका निर्माण करती है डक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब या ओवरी डक्ट का निर्माण करती है। ये वाली ये ओवरी डक्ट जो है वो ओवरी पोर या ये कह सकते हैं कि अंड छिद्र या अंडाशय छिद्र या यूँ कह सकते हैं अंडवाहिनी छिद्र द्वारा अवस्कर के अंदर खुलती है। तो सबसे पहले देखिएगा अंडाशय से क्या निकलती है ओवेरियन डक्टल निकलती है, और ओवेरियन डक्टल किसका आगे निर्माण करती है अंडवाहिनी का निर्माण करती है, यानी ओविडक्ट का निर्माण करती है। और ओविडक्ट जो है ये आगे जा करके ओविडक्टल जो अपर्चर है उसके द्वारा क्या खुलता है शरीर से बाहर निकलता है। तो ओविडक्टल क्या होती है या ओवेरियन डक्टल क्या होती हैं, वो छोटी शाखाएं जो कि प्रत्येक लोब से निकलती है, ओवरी के प्रत्येक लोब से निकलती है, उनको क्या कहते हैं ओवेरियन डक्टल। और जितनी भी ओवेरियन डक्टल हैं वो मिलकर किसका निर्माण करती है ओविडक्ट का। और ओविडक्ट में किसका काम खुलती है ओवेरियन जो पोर है या ओवेरियन डक्टल पोर जो है अपने कह सकते हैं उसकी सहायता से अवस्कर एरिया के अंदर खुलती है। इसी प्रकार से जो स्पर्म वर्षण वाला एरिया है उससे स्पर्म यूँ कह सकते हैं कि स्पर्म डक्टल जो है वो खुलती है। क्या निकलती है इससे स्पर्म डक्टल खुलती है। स्पर्म डक्टल क्या होती है
कि प्रत्येक जो लोब है उसके अंदर जो टेस्टिस वाला भाग है उस भाग से जो छोटी नलिकाएं निकलती हैं उनको स्पर्म डक्टल कहते हैं। और स्पर्म डक्टल जितनी भी होती हैं प्रत्येक लोब की वो मिलकर के एक मुख्य नलिका बनाती है जिसको हम कहते हैं स्पर्म डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म डक्ट। और स्पर्म डक्ट ये जो इस एरिया के अंदर छिद्र की सहायता से खुलती है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेडिकल अपर्चर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पर्मेडिकल अपर्चर कहते हैं इस एरिया, इस छिद्र को। अब क्या होता है कि स्पर्मेडिकल जो अपर्चर है ये अवस्कर वाले एरिया के अंदर खुलता है। अब सिस्टम क्या रहेगा इसका देखिएगा कि लोब यानी यूँ कह सकते हैं अपने ओवेरियन लोब, ओवेरियन लोब से क्या निकलती है? ओविडक्टल, ओविडक्टल किसका निर्माण करती है? ओविडक्ट का। और ओविडक्ट कहाँ खुलती है? ओविडक्टल पोर में खुलती है। और ये कहाँ खुलता है? क्लोएका वाले एरिया में खुलता है। ऑस्कर वाले में क्लोएका वाला एरिया जो है वो अपने पता है एट्रियल कैविटी का, एट्रियल साइफन और एट्रियल साइफन से एट्रियल अपर्चर से बाहर। तो ये सिस्टम होता है। वैसे ही ओवेरियन लोब के बाद में फिर क्या है? टेस्टिकुलर लोब। टेस्टिकुलर लोब क्या खुलती है? स्पर्म डक्टल। और ये किस में खुलती है? स्पर्म डक्ट में। स्पर्म डक्ट जो है कहाँ खुलती है? स्पर्म डक्टल पोर में खुलती है। और स्पर्म डक्टल पोर फिर कहाँ खुलता है? क्लोएका वाले एरिया में खुलता है। तो इस प्रकार से देखिएगा ये भाग क्या कहलाता है? ओवेरियन लोब। प्रत्येक लोब के अंदर ऐसा ही होता है। तो नीचे का ये भाग क्या कहलाता है? ओवेरियन लोब कहलाता है। ओवेरियन लोब से ये छोटी नलिका निकलती है इसको कहते हैं ओविडक्टल। ओविडक्टल किसका निर्माण करती है? जितनी भी प्रत्येक लोब से ओविडक्टल निकलती है और जितनी भी ओविडक्टल मिलकर के एक मुख्य नलिका का निर्माण करती है इसको ओविडक्ट कहते हैं। और ओविडक्ट जहाँ छिद्र से खुलती है उसको हम कहते हैं ओविडक्टल डक्कल फनल या पोर कहते हैं। और ये पोर कहाँ खुलता है? क्लोएका में। ऐसे ही जो टेस्टिकुलर लोब ये एरिया होता है ऊपर वाला ये एरिया क्या कहलाता है? टेस्टिकुलर लोब कहलाता है। तो इससे प्रत्येक से क्या निकलती है? स्पर्म डक्टल निकलती है। प्रत्येक लोब से क्या निकलती है? या प्रत्येक वर्ष जो एक जनद के प्रत्येक वर्षणीय लोब से क्या निकलती है? स्पर्म डक्टल निकलती है। स्पर्म डक्टल मिलकर के सारी जितनी भी हैं सारी मिलकर के स्पर्म डक्ट का निर्माण करती है। स्पर्म डक्ट जो आगे किस में खुलती है? स्पर्म डक्टल पोर में खुलती है। स्पर्म डक्टल पोर आगे किस में खुलता है? ये किसके पास खुलता है? क्लोएका के पास खुलता है। तो इस प्रकार से देखिएगा कि इसका जो जनद एक है उसकी स्थिति अपने देखिए। अब होगा क्या? अंडे बनेंगे। अच्छा, अंडे क्यों बनते हैं? मतलब बनने के लिए क्या होता है? ओवेरियन जो लोब होता है यानी इस एरिया के अंदर क्या होता है? फॉलिकल्स भरे रहते हैं, पुट्टक भरे रहते हैं। वो फॉलिकल्स क्या करते हैं? अंड जनन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण करते हैं? अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। तो अंडाणु बनेंगे, ओवेरियन लोब में आते हैं, ओवेरियन लोब से ओविडक्टल में आते हैं, ओविडक्टल से ओविडक्ट में आएंगे, ओविडक्ट से ओविडक्टल पोर में आएंगे। और ओविडक्टल पोर से कहाँ खुलता है? ये क्लोएका वाले एरिया में खुलता है। क्लोएका वाले एरिया से होते हुए फिर ये जो अपने एट्रियल साइफन, एट्रियल साइफन से एट्रियल अपर्चर से शरीर से जल के साथ बाहर निकाले जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर जब शुक्राणु निर्माण होता है तो क्या होगा? टेस्टिकुलर लोब जो है उसके अंदर शुक्राणु बनेंगे। बनने के बाद में क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ स्पर्मेटिक जो ट्यूब्यूल्स होती हैं यानी शुक्राणु मात्र नलिकाएं होती हैं या शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, वो शुक्र जनन द्वारा किसका निर्माण करेगी? शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। और वो शुक्राणु बनने के बाद में कहाँ आते हैं? स्पर्म डक्टल में आते हैं। स्पर्म डक्टल से कहाँ आते हैं? स्पर्म डक्ट में आते हैं। स्पर्म डक्ट से कहाँ आएंगे? स्पर्म डक्टल पोर में आते हैं। और स्पर्म डक्टल पोर जो है वो कहाँ खुलता है? क्लोएका के पास। और क्लोएका से फिर वो कहाँ डाल दिए जाते हैं? वो ये जो शुक्राणु हैं ये डाल दिए जाते हैं एट्रियल अपर्चर में, एट्रियल साइफन में। एट्रियल साइफन से होते हुए एट्रियल पोर से होते हुए शरीर से साथ बाहर। और बाहर जाकर के शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे। मिलने से क्या होता है? निषेचन। इसलिए इनमें क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है, जल के अंदर होता है। और पर निषेचन का मतलब समझ गए होंगे कि 2 हर्डमानियाँ चाहिए निषेचन के लिए। तो कल अपने डायग्रामेटिकली इसको पूरा क्लियर करेंगे कि इसका जो है जननांग वो किस प्रकार से जो अपनी बातें लिखी उसको डायग्राम में देखेंगे। और साथ में कल अपने जो इसका लार्वा है उसकी विशेषताओं को देखेंगे। थैंक यू।